हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम साम्राज्य। तो हम लोग मेरा ये रह रहा है कि मतलब कि हम लोग ज्योग्राफी का हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक हम लोग पढ़कर ख़त्म कर लिए हैं। तो सोच रहे हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का 2-3 चैप्टर है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग नोट्स से चीज़ों को कवर करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक के। देन फिर हम लोग 7 क्लास को स्टार्ट करेंगे। 7 क्लास में भी ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री स्टार्ट है, मतलब ज्योग्राफी भूगोल और इतिहास स्टार्ट है और कुछ चैप्टर हो भी गई हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस नहीं हुई है। तो हम सोच रहे हैं कि ये दो जो चैप्टर है हिस्ट्री और जियोग्राफी ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है 2-3 बच गया है उसको पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम टॉपिक बाई टॉपिक उससे करके नोट्स से करके और फिर हम लोग देन एनसीईआरटी को कवर करते जाएंगे। ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक कॉपी से करेंगे, अपना पढ़ेंगे, खुद से नोट्स बनाए हैं उससे हम लोग पढ़ा जाएगा और उसके बाद हम लोग देन कॉपी से ये बुक से उस चीज़ को कवर करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक मतलब क्लियर करेंगे। पहले टॉपिक बाई टॉपिक चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक को मतलब पढ़ लेंगे कि कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें राजा थे और कौन कौन सा साम्राज्य था जो मतलब इस प्रथम साम्राज्य में आया था। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुरेश अपनी माँ के साथ गणतंत्र दिवस के परेड देखने पटना गया था। जो मतलब बहुत सारे जो सैनिक लोग रहते हैं वो करते हैं परेड। तो उस तरह से हर सैनिक आर्मी का भी रहते हैं, एयरफोर्स का भी रहते हैं। तो वो परेड होता है गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे होते हैं। तो वो चीज़ें देखने कौन गया था? सुरेश। कहाँ? पटना में गया था। तो पटना के गांधी मैदान में आया। कुछ ही देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियों के सुंदर सुंदर दृश्य सामने से गुजरने लगे। ऐसे ही एक झांकी थी जिस पर लिखा था मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। तो जो मगध साम्राज्य था उसके जो महान राजा थे तो सम्राट अशोक का झांकी आ गई। जो मतलब उनका जो ये होता था, जैसे उनका जो टीम है वो आ गई। ठीक है, तो क्लास को इससे आगे पढ़ते हैं। ये देखिए अध्याय 7 में आप लोग 16 महाजनपदों के बारे में पढ़े हैं। ये सारे महाजनपद हैं। तो ये सारे महाजनपद हैं। ये जो ब्लैक है इसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उस पर हम लोग पढ़ेंगे, क्या इसका मतलब सीन है, क्या ये है। धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राजा दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। तो जो मगध साम्राज्य था उसका मतलब जो राजा, वहाँ के जो राजा थे जैसे अशोक, तो वो जो थे वो मतलब कि दूसरे जो राज्य से दूसरे मतलब जो होते हैं ना कि जो दूसरा टीम जो होता है, जैसे कि एक राजा है तो एक ही राजा पूरे देश में नहीं है, दूसरे राजा भी तो है ना। तो वहाँ के राजा से मतलब वहाँ के राजा से क्या करते थे? वैवाहिक संबंध बनाते थे। वैवाहिक संबंध मतलब राजा से नहीं शादी करते थे, उनकी जो बेटियाँ थी, उनकी जो मतलब बेटी रहती थी उनसे वो लोग वैवाहिक संबंध बनाकर एक तो रिलेशन वाला संबंध हो जाता था और उसके बाद देन वो लोग क्या करते थे कि ये चीज़ मतलब करते थे। तो जैसे कि आप किसी पर रिलेशन बनाएंगे किसी के साथ, जैसे दोस्ती प्यार और जो शादी वाला होता है संबंध, जो शादी लोग करते थे, तो शादी करने के बाद एक रिश्ता भी बन जाता है, नया जुड़ जाता है और देन उसके बाद ये लोग एक अच्छा मतलब राजा बन जाते हैं जिससे उनका राजा इनमें मिल जाता था। तो इस तरह से जो मगध साम्राज्य था वो अपना राज्य बढ़ा रहा था। 273 ईस्वी पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। तो 273 ईस्वी पूर्व बाद मतलब 273 के बाद उनके जो पिता थे बिंदुसार, उनके सम्राट के बाद उनके जो मतलब उनका जब मृत्यु हो गया उनके बाद उसके जो पुत्र थे उनके किनके बिंदुसार के पुत्र अशोक मगध सम्राट के क्या बने? साम्राज्य के राजा बने, सम्राट बने। इसके साम्राज्य की राजधानी आज का पटना, यानी आज जो पटना है पहले पाटलिपुत्र था, पहले भी हम आपको बताए थे, तो पाटलिपुत्र थी। जब राज्य बहुत बड़ा होता जा रहा था तो तब उस साम्राज्य कहते थे, मतलब कि कोई भी राज्य अगर बड़ा हो रहा है तो उससे क्या कहा जाएगा? साम्राज्य। जैसे कि एक दो तीन चार बहुत सारे जो ऐसा राज्य है जो मिलकर एक बड़ा साम्राज्य का रूप लेता है तो उसे हम लोग
साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। मतलब कि अशोक जिस राज्य के, जैसे अशोक के पिता जो बिंदुसार भी थे, तो वो लोग जो मतलब जिस ये पकड़ते थे, शासन करते थे, उस शासन का उसकी मतलब स्थापना, मगध का स्थापना आज से 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, पहले की थी। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगरे थे। मानचित्र 1 में इन नगरों को काले बिंदु में दिखाया गया है। ये देखिए काले बिंदु में पाटलिपुत्र, उज्जैन और कहाँ है तक्षशिला। ये 3 बिंदुएं हैं जो ब्लैक में दिखाया गया है। उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इसके बाद तो सब रेड है। काले बिंदु में इतना, तो काले बिंदु में महत्वपूर्ण नगरे हैं। ठीक है, ठीक है। जो तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो है वो मध्य एशिया के आने जाने का क्या था, मार्ग था। उज्जैन जो था उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापारी सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि भिन्नता थी। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था। मौर्य साम्राज्य का जो मूल क्षेत्र था वो कौन साम्राज्य था, नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया। कौन अधिकार किया था, तो नंद जो साम्राज्य था उस पर किसका अधिकार हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अधिकार किया था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। स्वर्ण चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गंगाधर और एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण के कर्नाटक तक अभियान किया था। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्ध का परित्याग कर दिया। कल्याणकारी उपयोग से शासन चलाने का निर्णय लिया। जो मतलब साम्राज्य अशोक था, सम्राट अशोक, उसने क्या किया, कलिंग जो क्षेत्र है, कलिंग का जो क्षेत्र है उस पर इसका युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद उन्होंने जो सम्राट अशोक जो थे वो युद्ध छोड़ दिए हैं। इसका रीज़न बहुत ये है कि मतलब उनको ये लगता था ना कि जैसे कि दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, तो दोनों तरफ से सैनिक भी मर रहे हैं, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी के बेटे मर जा रहे हैं। तो बहुत सा ऐसा रीज़न है जो निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं उस युद्ध के कारण। मतलब युद्ध ऐसा चीज़ है जो दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। तो इनका कहना ये था कि बिना मतलब का, बिना ये किसी का क्यों जीव लेना, क्यों मतलब मारना। उधर का भी जो लड़ रहा है पार्टी वही मर रहा है, इधर का भी सैनिक लोग मर रहे हैं, जो कि उन लोगों का कोई मतलब दोस्त नहीं है, कोई ये नहीं है। तो ये चाहते थे इसके वजह मतलब जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो सम्राट अशोक थे वो अपना युद्ध करना छोड़ दिए थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो क्लास को इन तक देखते रहिएगा। साम्राज्य का प्रशासन। बच्चों अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। बहुत ज़्यादा पटाखा छूट रहा है। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी, आत्माएं और मंत्री रहते थे। मतलब कि आप जैसे कि आप कोई साम्राज्य की सम्राट हैं, जैसे कि बड़ा साम्राज्य का सम्राट है, तो आपके लिए मतलब एक राज्य को संभालना अकेले आसानी नहीं होता है। जैसे कि सरकार है, तो सरकार जो मोदी सरकार है वो अकेले थोड़ी ये पूरा राज्य संभाल रहे हैं, पूरा देश को संभाल रहे हैं। जो हम लोग का देश है इंडिया, वो अकेले थोड़ी संभाल रहे हैं। उनके मंत्री जन भी हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मंत्रियां भी हैं। तो उस तरह जो पहले का जो साम्राज्य रहता था उसका सम्राट के हेल्प करने के लिए उनके मंत्री जन भी रहते थे। तो इतने बड़े पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। ठीक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी, अमात्य मतलब कि उनका अब जो जन थे वो रहते थे, मंत्री लोग और मंत्री रहते थे। अमात्य मतलब निजी लोग और मंत्री लोग।
पुरोहितों धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देते थे। तो आपने रामायण देखे होंगे, तो रामायण में जो राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा दशरथ जो राजा थे, तो उनके एक गुरु थे जिनका नाम गुरु वशिष्ठ था ना। तो उसी प्रकार उनके मतलब यही नहीं कि जब राजा दशरथ मर गए तो गुरु हट गए, नहीं, उनके बाद भी जब राम जी का राज्य चला तो उस समय भी गुरु वशिष्ठ थे। तो एक खानदानी टाइप पे कहा जाता है, जैसे कि उनके कुल के राजा होते थे, पुरोहित टाइप पे, तो वो होते थे। तो उसी प्रकार भी ये राजा में भी ऐसे ही है कि जब मतलब इन लोग का जब राजा था तो उन लोग के पुरोहित के तौर पे धार्मिक कार्यों के लिए एक गुरु रखा जाता था, एक राजा का सहयोग मतलब वो दे सके। पुरोहित मतलब हो जाता है कि गुरु, पंडित जी जैसा वो थे, जैसे कि वो धार्मिक चीज़ों को बताते थे कि ऐसे आपको करना चाहिए। राज्य के खजाने की देख रेख कोषाध्यक्ष करते थे। तो खजाने की देख रेख कौन करते थे? कोषाध्यक्ष। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था। आय का काम मुख्य स्रोत जमीन में मिलने वाले कर भू राजस्व था। यह कुल उत्पादन का 1/6 भाग था या 1/4 भाग होता था। संदेशवाहक एक जंगल से एक दूसरे जंगल घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। तो वो जो संदेशवाहक थे वो एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहते थे और उनके जो जासूस थे, राजा के जासूस की अधिकारियों को क्रियाकलाप मतलब देख रेख करते रहते थे कि कौन से नगर में क्या हो रहा है, कौन से राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतरी कई छोटे छोटे क्षेत्र का प्रांत थे। इनमें 4 प्रांत मगध, शिल्ला, उज्जैन और स्वर्णगिरी प्रमुख थे। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों को देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामीण कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। तो गांव का देखभाल कौन करता था? गांव के मुखिया, जिसे क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। नगर का प्रशासन प्रसिद्ध और उसकी 6 समितियां देखती थी। मतलब कितने समितियां थी? 6 समितियां देखती थी, जिसके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। नगरों का गांव में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों में निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसलों और दंड देने में उदारता बरते। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय मतलब खुलवाए के शासन की व्यवस्था से करना है। तो इसमें कह रहा है कि आप पहले के जो प्रजाति हित के लिए जो व्यवस्था किया जा रहा था उसका तुलना आज के मतलब शासन व्यवस्था में कीजिए। तो बिल्कुल पहले जो था वो तो मतलब वो पहले ईमानदारी लोग रहते थे। आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी ही लोग हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सरकार अगर चाह रहा है कि ये चीज़ हो तो आधा तो उसमें खाने वाला है कि जितना गवर्नमेंट कहेगा उतना करेगा नहीं, आधा से बेसी खा जाएगा। जितना सरकार कह रहा है उतना करेगा नहीं, और जो दे रहा है पैसा ना वो अपने काम में लाकर खा जाएगा। तो आज के डेट में बेईमानी ज़्यादा है और ईमानदार लोग बहुत कम हैं। सरकार अपना से करती है, लेकिन जो सरकार के जिसको वो सरकार दे रहा है कि हाँ इस चीज़ को आप करिए, जैसे कि हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकारी हॉस्पिटल के मुख्य जो लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटल से रिलेटेड उनको ये चीज़ कार्य करना है तो उस चीज़ को वो खुद खा जाएंगे। आधा से बेसी पैसा लगाएंगे, आधा बेसी खा जाएंगे और थोड़ा बहुत लगा के कह देंगे कि हाँ शो ऑफ कर देंगे कि हम कर दिए हैं। तो इस तरह से रोड बनाने के लिए आप किसी मुखिया को पैसा दे रहे हैं तो वो खुद कह रहा है कि हम खा जाएंगे, वार्ड जो है वो खुद खा जा रहा है। तो वो कार्य अब की डेट में ईमानदारी से हो ही नहीं रहा है जैसे कि पहले होता था। भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है वहां सम्राट अशोक के
समय कलिंग नाम का राज्य था। मतलब कि कहने का यह मतलब है कि जहाँ उड़ीसा राज्य है, आज के डेट में जो उड़ीसा है वहाँ कौन सा राज्य था? कलिंग राज्य। और यहीं पर सम्राट अशोक का लास्ट युद्ध था। इसके बाद जो था वो बोल रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। मानचित्र 1 को देखिए और अशोक के कलिंग पर चढ़ाई की घमासान युद्ध हुआ। मेरे मानचित्र में तो उतना दिख नहीं रहा है। कलिंग के लोग हार गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। ठीक है, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीत कर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोग को दुख पहुंचता है, इसलिए वो युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए। जो ये शौक है वो बुद्ध भगवान जो है उसके मतलब एक होता है ना कि उनसे इंस्पायर है। उनका जो जैसे वो इंस्पायर मतलब थे कि जो अच्छा कार्य करते थे, उनसे इंस्पायर होकर जो जो सम्राट अशोक हैं वो चीज़ों को कर रहे थे। अब किस युद्ध के बाद उनका सोच बदला? तो कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि उनको लगा कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं, उनके जो घर के बच्चे लोग हैं, स्त्रियां हैं, वो बेसहारा हो जा रहे हैं। तो इस युद्ध में उनको जीत हुई, लेकिन उस चीज़ का खुशी नहीं हुई क्योंकि जैसे कि हम आपको बताएं कि बच्चों लोग बेसहारा हो जा रहे हैं, स्त्रियाँ बेसहारा हो जा रही हैं। तो इस चीज़ के लिए तो उनको ये लगा कि अब युद्ध छोड़कर हम अब मतलब अच्छा कार्य करेंगे, ये युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं पर रोक देंगे। एक सेकेंड। सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उसका एक अंश। पत्थर के चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदनपीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय है। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुदवाया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। ठीक है, जब वो राजा बना, कौन? सम्राट अशोक राजा बने, उसके 8 साल बाद किस राज्य को जीते? तो कलिंग युद्ध को जीते, जहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था, मतलब कलिंग युद्ध को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। ये चीज़ वो अपने शिलालेखों पर लिखवाए हैं। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण बिच्छू मारे जाते हैं। ऐसा किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्वक बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का पूरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचे। तो मतलब कि ये अपने जो शिलालेख थे उनका, उस पर ये चीज़ें लिखवाए थे। सासाराम में भी लिखवाए हैं। इनका 2 शिलालेख मिले हैं चंदनपीर नामक पहाड़ के पास, जो सासाराम में है। तो वहाँ पर भी मिले हैं चंद्रगुप्त के शिलालेख, जो वहाँ पर लिखा गया है कि ये जो अभी बोले हैं कि यही चीज़ सेम लिखवाए हैं कि अपने शिलालेखों पर लिखवाए हैं कि अपने आने वाले समय में जो इनके पुत्र और पौत्र है, बेटा और जो इनका नाती है, वो आने वाले समय में वो लोग युद्ध ना करें और अच्छे से अपना राज्य चलाएं। और जैसे कि होता है ना कि अच्छे लोग बनकर अपना राज्य चलाएं। जैसे युद्ध आप कर रहे हैं तो इधर का भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उधर का भी जो अपने जाति से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वो लोग भी मारे जा रहे हैं, और जो तो ये कर रहे हैं वो तो मारे ही जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके जो अपने परिजन लोग हैं, जिनके मतलब उनकी वाइफ, उनके बेटे, वो लोग बेसहारा हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ से उनको मतलब दुख मन होता था। तो इसलिए वो इस चीज़ छोड़ना मतलब ये किए कि नहीं, हम ये चीज़ को छोड़ देंगे, हमको नहीं युद्ध नहीं करना है। और धर्म के प्रति उनका मतलब वो किए कि हम धर्म करेंगे और सबका सेवा करेंगे। इस तरह से ये थे सम्राट अशोक का कहानी था, जो आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। और भी हम लोग इनके बारे में जानेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनर्जी के साथ, ऐसे ही अच्छा टॉपिक के साथ, क्योंकि इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम लोग इससे आगे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।